गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके सामने कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी से रिलेटेड जो है वो टॉपिक लेके आई हूँ। ये जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का डायरेक्ट मैंने देखा है और ये 2 साल जो है वो 5 मार्क्स का डायरेक्ट आया है। तो आज की वीडियो में मैं 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कवर अप करूँगी। इससे पहले मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिएटिविटी और एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स की 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पर विजिट करना, स्टार्टिंग में ही आपको तीनों वीडियोस मिल जाएगी। और ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद जो है अगली जो है मैं मैथमेटिकल नहीं, अगला मैं दूसरा सब्जेक्ट उठाऊंगी ताकि सारे सब्जेक्ट साथ में चलते रहें, क्योंकि हमें हार्ड वर्क तो करना ही है बट साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये टॉपिक भी छोटा ही है, इसलिए जल्दी हो जाएगा। और आज मैं 2 टॉपिक करवाने वाली हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आता है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। देखो हम लोगों ने पढ़ाई है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी के बारे में, बट होता क्या है ना, हम लोग भूल जाते हैं, माइंड से निकल जाता है। तो आज मैं वही आज मैं वही आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। और ये क्वेश्चन जो आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं एक बार टॉपिक समझा दूँ आपको, उसके बाद मैं ये दोनों क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आया हुआ है। और मैथ्स का पूरा पेपर जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये वीडियो जो है आप देखिएगा, उसके बाद जो पीडीएफ मैं पढ़ा रही हूँ वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये वीडियो की जो पीडीएफ है वो और मैथ्स का जो पेपर है वो सब कुछ आपको, सारा स्टडी मटेरियल जो है वहाँ पे मिल जाया करेगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाके। अब कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी होता है बेसिकली जब ज्योमेट्रिकल फिगर जो है वो शेप और साइज से सेम होती है, तो वो होती है हमारी कॉन्ग्रुएंसी। मतलब कॉन्ग्रुएंसी में सिर्फ हमारा सेम शेप और सेम साइज़ चाहिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन जो है वो इक्वल ही लेंथ की है, इक्वल ही शेप है, तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी, ठीक है। अब ये एंगल है, तो ये एंगल आप देख सकते हैं, जो एंगल ए बी सी है और एंगल डी ई एफ है, तो यहाँ पे ये 2 एंगल जो है वो बेसिकली कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, बिकॉज ये एंगल जो है वो हमारे सेम है। अब कॉन्ग्रुएंसी का जो सिंबल है वो बेसिकली ये होता है, ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है, ठीक है। देखो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी का सिंबल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल जो है वो ये होता है और सिमिलैरिटी का सिंबल ये होता है। आप लोग भूलिएगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि देखो कॉन्ग्रुएंसी वो होता है जहाँ पे शेप भी सेम हो और साइज़ भी सेम हो, ठीक है। जैसे होता है ना कि हम लोग डेयरी मिल्क की चॉकलेट लाते हैं 20 रुपीज़ की, तो 20 रुपीज़ की चॉकलेट आप कहीं भी ले लो पूरी दुनिया में, उसका शेप भी सेम रहेगा, साइज़ भी सेम रहेगा, उतने ही क्यूब्स होंगे उसके अंदर, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। और सिमिलैरिटी क्या होता है? सिमिलैरिटी वो होता है जो सिर्फ देखने में सिमिलर होता है बट वो बिल्कुल एक्यूरेट सिमिलर नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप एक क्यूब ले लो और एक क्यूबॉइड ले लो, तो देखने में तो आप कहोगे कि हाँ ये छोटा है, बड़ा है, इतना ही है, तो पर क्यूब और क्यूबॉइड हमारा सिमिलर कहलाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा। सिमिलैरिटी का साइन जो है वो ये होता है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है और सिमिलैरिटी का साइन जो है वो ये होता है। मैंने ऊपर जो है ये टॉपिक के ऊपर भी मैंने मेंशन कर दिया है सो दैट कि आप क्विकली रिवाइज कर सको। और देखो मैंने नीचे ट्रायंगल बनाए हैं, तो ये सेम ट्रायंगल है तो ये कॉन्ग्रुएंट है, और ये जो है वो दिखने में सेम है बट साइज़ अलग है, तो वो सिमिलर है। तो सिमिलैरिटी में बस हम कहते हैं ना कि जैसे 2 ट्विंस हैं तो हम कहते हैं कि आप लोग काफ़ी सिमिलर हो, बट ऐसे 100% सिमिलर तो वो नहीं होते ना। तो सिमिलर वही चीज़ होती है जो बिल्कुल 100% सिमिलर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का ये आ गया। अब इसने बोला है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बोला कि जैसे एंगल ए हमारा डी से कॉन्ग्रुएंट है, हमारा एंगल जो ये बी आएगा यहाँ पे, एंगल बी जो है वो हमारा एंगल सी से कॉन्ग्रुएंट है, एंगल डी हमारा एंगल ई से कॉन्ग्रुएंट है, तो ये ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। क्योंकि ये देखो इसका साइज़ भी सेम है, शेप भी सेम है, एंगल भी सेम है, सब कुछ इसका जो है वो सेम है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। अब आपको ये SSA देख के कॉन्ग्रुएंसी की कुछ कंडीशंस याद आ गई होगी, तो वही कंडीशन हम पढ़ते हैं। पहला कंडीशन है साइड साइड साइड, जिसमें सारी साइड जो है वो सेम होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे AB भी सेम साइड है तो ये भी सेम साइड है, AC सेम साइड 4 है तो ये भी सेम है, ये सेम है तो ये भी सेम है, तो आप देख सकते हैं चारों साइड सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम साइड 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 प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर आता है साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, जिसमें देखो, और हाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तो हमारा AD सेम है बट यहाँ पे हमारा JL सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता। जिस साइड
जो सेम है दूसरे ट्रायंगल में भी वही सेम साइड सेम होनी चाहिए, तभी जाके वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डी ई सेम है तो यहाँ पे भी जे के सेम है, 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये बेस दोनों का सेम है और एंगल दोनों का सेम है, तो ये क्या हो गया, साइड, ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा हमारी प्रॉपर्टी होती है एंगल साइड एंगल की, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला आप देख सकते हैं बी एंगल वाई एंगल के इक्वल है। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल वाई, और बी सी जो है वो इक्वल है हमारे वाई जेड के, और जो हमारा सी एंगल है वो इक्वल है जेड एंगल के। तो क्या हो गया, एंगल ये हो गया, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। लास्ट प्रॉपर्टी राइट हैंड साइड प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर हमारा जो बेसिक वाला जो राइट होता है वो 90 डिग्री का होता है दोनों ट्राइंगल में, और आपका जो हाइपोटेनियस है वो दोनों भी सेम होना चाहिए, और जो आपका जो ए बी से लेकर डी ई है ये सेम होना चाहिए। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो हमने बेसिकली 4 प्रॉपर्टी पढ़ी है। एक हमने पढ़ी है साइड एंगल साइड, एक हमने पढ़ी है एंगल एंगल साइड, और एक हमने पढ़ी है साइड साइड साइड, और एक हमने पढ़ी है एंगल साइड एंगल। सॉरी, यहाँ ये वाली नहीं पढ़ी हमने, RHS पढ़ी है, राइट हैंड साइड पढ़ी है। ठीक है, एक सेकेंड, इसको तो बड़ा भी कैसे करूँ, ये आप इसको हटा दीजिएगा। हमने जो है वो राइट हैंड साइड पढ़ी है। राइट हैंड साइड में हमने क्या पढ़ा है कि जो हाइपोटेनस है वो दोनों में सेम होता है, दोनों में एंगल जो है वो आपका सेम रहता है ना, हमने यही पढ़ा है इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, तो हमने राइट हैंड साइड पढ़ा है, एंगल साइड एंगल पढ़ा है, और साइड एंगल साइड पढ़ा है, और हमने पढ़ा है साइड साइड साइड। तो ये हमने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी मैंने आपको हल्का फुल्का बता ही दिया है, अब हम और अच्छे से पढ़ते हैं सिमिलैरिटी के बारे में। ठीक है, तो सिमिलैरिटी हमारा यहाँ पे आता है। तो सिमिलैरिटी देख सकते हैं, ये रहा। सिमिलैरिटी की डेफिनेशन होती है कि जो 2 फिगर्स सिमिलर हैं बट ज़रूरी नहीं है कि उनका साइज़ भी सिमिलर हो। कॉन्ग्रुएंसी में ये था कि 2 फिगर जो है वो दिखने में भी सिमिलर हो, साइज़ भी सिमिलर हो और एंगल भी सिमिलर हो। बट यहाँ पे बोला है सिमिलैरिटी में कि 2 फिगर है बट ज़रूरी नहीं है कि वो साइज़ और उससे सिमिलर हो। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये एक स्क्वायर है, ये छोटा स्क्वायर है। ठीक है, तो ये दिखने में तो हमारा स्क्वायर ही है बट साइज़ छोटा है, बट ये सिमिलर कहलाएगा। सिमिलर का सिंगल क्या है, ये ऐसे कहलाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्राइंगल भी सेम है, ये छोटा ट्राइंगल, तो क्या है, ये बड़ा ट्राइंगल है, ये छोटा ट्राइंगल है। एंगल सब में सेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, मतलब सब सेम है, सब कुछ सेम है, साइड्स भी सेम है और आपका दिखने में भी सेम है, बट साइज़ अलग है। तो ये हमारा सिमिलर कहलाएगा। तो सिमिलैरिटी में ज़रूरी नहीं है, आप कुछ सिंबल दे रखा है। फॉर एग्जांपल एक टाउन है और उसका मॉडल, तो एक जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली है, एक देखो इंडिया गेट है, और इंडिया गेट के मॉडल भी तो बने हुए हैं, तो देखने में तो इंडिया गेट और इंडिया गेट के मॉडल हम सिमिलर कहलाएंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे, बिकॉज जो मॉडल है वो इंडिया गेट का रियल जितना साइज़ है, मॉडल उतने बड़ा तो होगा नहीं ना, तो वो सिमिलर कहलाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंसी में मैं आपको अगर बेसिकली बताऊं तो सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये होता है, सिमिलर का ये होता है। कॉन्ग्रुएंसी में बिल्कुल 1% भी ऊपर नीचे नहीं चाहिए, बिल्कुल सेम चाहिए, और सिमिलैरिटी में हमारा ऊपर नीचे हो सकता है। कॉन्ग्रुएंसी में देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ये कॉन्ग्रुएंसी में हमारा कहाँ गया, हाँ, ऐसे सिमिलैरिटी में क्या, कॉन्ग्रुएंसी में क्या है, कॉन्ग्रुएंसी में ये भी सेम है, ये भी सेम है, बेस भी सेम है, और आप देखोगे एंगल भी, ये एंगल भी सेम है, इस एंगल से ये भी एंगल सेम है, मतलब सब कुछ सेम है, साइड्स भी सेम है, बेस भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये हमारा सिमिलर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम अब इसमें कुछ दे रखा है, जैसे ट्राइंगल का दे रखा है, तो जैसे ये देखो ट्राइंगल की कंडीशन दे रखी है, और ये पैरेललोग्राम की कंडीशन दे रखी है, रेक्टेंगल की। इतना वैसे आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये रीड नहीं करोगे तब भी चलेगा। तो क्वेश्चन क्या आया था मैं आपको वो दिखा देती हूँ, एक बार मैं आपको हल्का फुल्का समझा देती हूँ, या फिर क्योंकि ये तो ज़रूरी नहीं है। इसे फॉर एग्जांपल चलो मैं पैरेललोग्राम का समझा देती हूँ, बाकी ट्राइंगल और रेक्टेंगल स्क्वायर ये आप देख लीजिएगा। तो जैसे पैरेललोग्राम का क्या बोला है, पैरेललोग्राम का क्या होता है, जो अपोजिट जो एंगल है वो 180 डिग्री का होता है, और जो साइड्स होता है वो इक्वल होता है। जैसे ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और अपोजिट जो है वो एंगल इसके 180 डिग्री का होता है, और टोटल एंगल हमारे 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट दे रखा है, ये 3 है तो ये 6 दे रखा है, ये 2 है तो ये 4 दे रखा है, ये 3 है तो ये 6 दे रखा है, ये भी 2 है तो ये 4 दे रखा है, मतलब बिल्कुल डबल दे रखा है। तो इस पे हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो साइज़ है वो भी डबल है, और जो हमारे साइड्स हैं वो भी डबल है, और जो हमारे एंगल्स तो चलो सेम रहते ही हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रेशियो है दोनों पैरेललोग्राम का, ये पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है पहला वाला, है ना, पहले वाला पी क्यू आर एस है, दूसरा वाला ए बी सी डी है, तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अब 1:2 क्यों होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6, मतलब बिल्कुल डबल दे रखा है इसलिए 2 है। यहाँ पे आपका 2 है तो यहाँ पे 4, बिल्कुल डबल दे रखा है इसलिए यहाँ पे रेशियो 1:2 हो जाएगा। अगर 3 टाइम डबल होता तो 1:3 हो जाता। तो बस इसमें यही बोल रखा है। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। मैं सॉरी PDF में ना अटैच करना भूल गई हूँ, तो टेलीग्राम पे भी आपको क्वेश्चन अलग अलग मिल जाएंगे, नहीं तो आपको मैं क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें बोला है कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है, और कंडीशन बतानी है सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्रिकल फिगर की। तो डिफरेंस तो बस वही बता दोगे, पहले कॉन्ग्रुएंसी का डेफिनेशन बता दो, सिमिलैरिटी का डेफिनेशन बता दो, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल बता दो, सिमिलैरिटी का सिंबल बता दो, फिर इसका एग्जाम्पल बता के फिर एग्जाम्पल ड्रॉ कर दो। तो 4-5 डिफरेंस तो आपके ऐसे ही हो गए। और आप देख सकते हो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, और ये एक बार नहीं 2-3 बार आया हुआ है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ले रही हूँ। उसके बाद आपका 3 ज्योमेट्रिकल कंडीशन पूछी है सिमिलैरिटी की, जो है फाइंड द कंडीशन ऑफ राइट द कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ 3 ज्योमेट्रिकल फिगर। तो सिमिलैरिटी की कंडीशंस पूछी है 3 ज्योमेट्रिकल फिगर की। तो ये वही वाला क्वेश्चन है जो पैरेललोग्राम और स्क्वायर और रेक्टेंगल वाला था। इसके अलावा आपसे कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस भी पूछी जा सकती थी, ठीक है। यहाँ पे आपसे सिमिलैरिटी की कंडीशन पूछी है, वहाँ पे आपसे कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन भी पूछी जा सकती थी, जो साइड एंगल साइड राइट हैंड साइड थी वो भी आपसे पूछी जा सकती है। तो वो पूरा आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये देखो, ये भी आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 10th क्वेश्चन था। इसमें बोला है कि बच्चे ने क्या किया है, 1/16 डिवाइड बाय 16/4। अब ये बच्चे ने डायरेक्ट कट करने की जगह 6 से 6 काट के 1/4 कर दिया। तो ये एक मैथमेटिकल एरर है। तो एक बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो मैथमेटिकल एरर बहुत बार पूछा गया है, ये पिछले साल भी आया था, बोर्ड में भी आया था, और उससे पहले भी आया था। देखो जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ ना, वो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं करवा रही हूँ। जो क्वेश्चन 1 बार 2 बार आया है वो क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊँगी, बट जो बहुत बार आया है ना वो मैं अभी करवा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो ये हमारी PDF है। तो यहाँ पे ये टॉपिक है जिसमें बोला है फीडबैक ऑफ स्टूडेंट अबाउट एरर। एरर देखो, मैथमेटिकल एरर जो है वो बहुत कॉमन है, और अगर बच्चा एरर कर रहा है इसका मतलब बच्चा समझ रहा है, ठीक है। अब एरर हमारे किस किस तरीके से होते हैं, एक होता है हमें कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है इस वजह से होता है, एक होता है हम रॉन्ग कंसेप्ट लगा रहे हैं, होता है ना, जैसे प्लस माइनस का हमें पता नहीं है तो हम रॉन्ग कंसेप्ट लगा रहे हैं, हम प्लस लगा रहे हैं, इसलिए गलती हो सकती है। एक है कि हमें कंसेप्ट की प्रैक्टिस नहीं है, हमें आता है बट प्रैक्टिस नहीं है। एक होता है कैलकुलेशन हम गलत कर देते हैं, एक होता है कि हम इग्नोर कर देते हैं। होता है ना कितनी बार कि क्वेश्चन पेपर में प्लस लिखा होता है, हमने माइनस लिख दिया, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो नेग्लिजेंसी हो सकता है। और एक होता है कि हमारे पास प्रॉपर यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। तो टीचर को जो है वो बेसिकली ऑब्जर्व करना चाहिए कि बच्चों को क्या क्या गलती हो रही है, और उसके बाद जो है वो टीचर को उस मिस्टेक्स को डायग्नोस करके रेमेडियल मेजर देना चाहिए। तो फीडबैक टू स्टूडेंट अबाउट एरर, तो जो बच्चे एरर प्रोवाइड कर रहे हैं उनको क्या फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए। देखो, पहले टीचर को डायग्नोस करना चाहिए, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग रेमेडी देना चाहिए। जैसे मैंने अभी दिखाया, बच्चे ने क्या किया, 16/64 का 1/4 कर दिया। अब ये गलत है, आप सबको दिख रहा है। तो टीचर को डायग्नोस करना चाहिए कि बच्चे ने क्या किया है, सेम टर्म को कट कर दिया है। तो ऐसा नहीं होता है, आपको वो डायग्नोस करके उसको रेमेडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जब भी आप बच्चों को फीडबैक दे, तो कभी भी बच्चों को ऐसे मिस्टेक रियलाइज़ ना करवाएं, मतलब ऐसे बेइज्जती फील करवा के मिस्टेक ना प्रोवाइड करें बच्चों को। फिर हमें कंसेप्ट को रिवाइज़ करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, बच्चे को कैलकुलेशन में अटेंटिव करना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, अल्टरनेटिव वेज सिखाने चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें इंश्योर करना चाहिए कि बच्चा अटेंटिव हो। दूसरी बात, जो अपनी मिस्टेक्स है, फॉर एग्जाम्पल कितनी बार हम क्वेश्चन पेपर में हम मिस्टेक कर देते हैं, वो ध्यान रखना चाहिए, अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना चाहिए, और कंसेप्ट्स को बार बार रिवाइज रिकैपिचुलेट करवाते रहना चाहिए। रोट नहीं कह रही मैं, रिकैपिचुलेट बोल रही हूँ। अब इसमें रेमेडी ऑफ एरर के लिए कुछ रेमेडीज़ हैं, तो ये रेमेडीज़ नीचे लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कंसेप्ट की दिक्कत है, कंसेप्ट में क्या है, बच्चा 2/3 को डिवाइड करके क्या कर रहा है, 2.3 लिख रहा है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे हमें बच्चे को पूरा डिवाइड करके सिखाना चाहिए। यहाँ पे देखो, बच्चे को हमने डिवाइड करके सिखाया है, और फिर बताया हमने कि 0.666 का आंसर होगा। तो ये गलती को हमने ठीक किया है, तो ये कंसेप्ट की नॉलेज है, तो ये एक प्रोसेस हमारा होना चाहिए, ठीक है।
तो ये कंसेप्ट नॉलेज हमें बच्चों को क्लियर करानी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, पहले कंसेप्ट नॉलेज की एरर दे रखी है, एरर ऑफ कंसेप्ट नॉलेज दे रखा है, फिर डायग्नोज दे रखा है, फिर फीडबैक दे रखा है, और फिर हमने उसको क्लियर कर रखा है बच्चों को कि आपको ये 7/5 इज़ नॉट 7.5। इसमें बच्चों ने क्या मिस्टेक कर रखी है, इसमें बच्चों ने ये मिस्टेक कर रखी है कि उनको लगता है कि 7/10 क्या होता है, 0.7 होता है ना। तो बच्चों ने वही जो चीज़ है वो यहाँ पे भी अप्लाई कर दी है। तो हमें सिखाना चाहिए कि जब ज़ीरो होता है तभी ऐसा होगा। अब क्यों होता है उसके पीछे का रीज़न बता के फिर हमें ये करवाना चाहिए, ठीक है। दूसरा जैसे हमारा है, अब एक एरर हमारे बच्चे जो है वो ये एरर करते हैं कि प्लस माइनस का एरर कर देते हैं, वो प्लस माइनस का एरर कर देते हैं। तो वो एरर भी ठीक करना चाहिए क्योंकि बच्चों को रॉन्ग कंसेप्ट होता है। तो उन्होंने क्या कर दिया, √2 + √3 को उन्होंने √2 + 3 √5 कर दिया, बल्कि ऐसा नहीं होता है, ये एरर है उनका। तो इसमें जो है वो हमें बच्चों को वो एरर कंप्लीट करवाना चाहिए, वो एरर को देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रूट में a² + b² इज़ नॉट इक्वल टू a² + b², एंड ये मतलब ये हमें बच्चों को ये एक फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए। और अब हमें देखना चाहिए, ये मतलब बच्चों को सिखाना चाहिए, ठीक है, कि रूट और रूट कभी भी ऐड होके ऐसे नहीं होता है। तो हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि अगर हमारा √2 है और मल्टीप्लाई बाय √2 है तो ये रूट की वैल्यू हमारी हाफ होती है। तो ये क्या हो गया, हाफ टू हाफ टू, हाफ और हाफ टू मिलकर पूरा 2 बन गया, तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। बच्चों को बताना चाहिए कि √3 और √3 जो है वो बेसिकली हमारा पूरा 3 बन जाएगा, पूरा 3 बन जाएगा। ये सिखाना चाहिए कि रूट की वैल्यू क्या होती है, हमारी रूट की वैल्यू हाफ होती है। तो बच्चों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन सब तरीके में कंसेप्ट क्लियर करके चलना चाहिए हमें अपने साइड से। दूसरा एक और एरर ये आता है कि एरर ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज, कि प्रैक्टिस नहीं करते बच्चे कंसेप्ट की। फॉर एग्जांपल 12 - 15 - 3, अब +15 - 3, अब बच्चों ने क्या किया, इसको उल्टा सीधा कंसेप्ट लगा लिया कि इसको प्लस कर दिया, और नहीं जैसे ये माइनस है, हाँ 12 माइनस में, तो बच्चों ने क्या किया, इसको प्लस कर दिया और जो आंसर आएगा उसको माइनस में लिख दिया। जैसे 12 और 15 हमारा 17 हो गया, तो ये बच्चों ने प्लस कर दिया, इसके आगे माइनस का लगा दिया और माइनस का 3 लगा दिया। अब 17 और 3 को माइनस करके बच्चों ने क्या किया, यहाँ पे आपका आंसर दे दिया माइनस में, जो कि गलत है। तो उनको हमें सिखाना चाहिए कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 और 5 माइनस होगा, ठीक है, और हमारा जो बड़े का साइन होता है वही आता है। तो 12 और 5 जब माइनस होगा तो आपका आंसर आएगा 7, और जो बड़े का डिजिट होता है वही आता है। अब ये -3 आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 7 में 3 को आप प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर 10 हो जाएगा, और ये साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो आंसर इज माइनस का 10 इंस्टीड ऑफ ये अजीब सा आंसर निकाल के दे रहे थे जो, ठीक है, 20 आंसर दे रहे थे तो गलत दे रहे थे। तो वही है, हमें वो कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहिए। तो बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा आता है रॉन्ग कैलकुलेशन। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम हाँ देखो यहाँ पे दिखा रखा है ना कि हमें प्लस माइनस माइनस सिखाना चाहिए कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ये रॉन्ग कंसेप्ट कितनी बार क्या होता है, बच्चे रॉन्ग कैलकुलेशन कर देते हैं कि 25 है, और अगर मैं उन्हें 5 से डिवाइड करने को बोलती हूँ तो 5 की जगह कितनी बार वो 4 कर देते हैं जल्दी जल्दी में। तो ये भी बहुत बड़ा एरर है कि 4 आंसर आ गया, पूरा आंसर गलत हो गया आपका, यहीं पे आप 5 लिख देते तो ठीक हो जाता। तो ये भी हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चे केयरफुली करें और बच्चों को प्रैक्टिस करानी चाहिए। एक होता है नेग्लिजेंस, कि बच्चे इग्नोर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा है ये है, एरर कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे बच्चों ने क्या किया, इस तरीके से आपको आंसर निकाल के ये दे दिया, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर हमें बच्चों को प्रॉपर बताना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या किया है, 2x + 3x + x = 72। तो बच्चों ने क्या किया है, सारे x को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये चीज़ तो ठीक करी है, ये स्टेप ठीक किया है। उसके बाद बच्चों ने क्या किया है, ये 5 जो है ना वो इधर माइनस में ले आए हैं, बल्कि ये 5 माइनस में नहीं आएगा। यहाँ पे 5 जो है डिवाइड में मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या है, ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ गई है, 5x = 72। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों ने माइनस में ले आए हैं। आप देख सकते हैं माइनस में ले आए, जो कि गलत है। तो ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आके ये डिवाइड में हो जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा, क्योंकि 5 पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो 5 × 5 6 7 2 5 4 0.5 समथिंग ऐसा आएगा, 14.5 समथिंग आएगा। गलत भी हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट कैलकुलेशन तो मेरी भी वीक ही हो जाती है। तो यहाँ पे यही है, कहाँ गया, हाँ। तो ये बच्चों को एरर, ये चीज़ हमें क्लियर करवानी चाहिए, इस तरीके से नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए।
फिर आता है हमारा एक ज्योमेट्रिकल एरर भी होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना नहीं आता बच्चों को, ठीक है, उनको नहीं पता कि डी कैसे यूज़ करना है, उनको नहीं पता कि प्रोटेक्टर कैसे यूज़ करना है, तो हमें वो यूज़ करना सिखाना चाहिए बच्चों को। जैसे वो जो डी होता है उसमें उनको मेज़र करना नहीं आता, क्योंकि उसमें एक वैल्यूज़ यूँ लिखी होती है और एक वैल्यू यूँ लिखी होती है, तो बच्चे क्या करते हैं, ये वाली वैल्यूज़ कभी कभार देख लेते हैं, कभी कभार ये वाली वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो उनको बताना चाहिए कि अगर आपका एंगल इधर जा रहा है तो आप ये देखोगे, अगर आपका एंगल इधर जा रहा है तो ये। तो बच्चों को ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट भी क्लियर कराना चाहिए। आप लोग मेरी वीडियोस मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतनी सी मिस्टेक कौन करता है, बट आप 1st to 5th क्लास तक के बच्चों की बात करोगे तो उनको ये दिक्कत होती है, और जब आप छोटे होंगे तो आपको भी ऑब्वियसली ये होती होगी। तो क्या क्या प्रिकॉशन है जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला यही कि टीचर का एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। अगर बच्चे एरर कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे एरर कर रहे हैं तो मतलब बच्चे समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको इंकरेज करना चाहिए, रेमेडियल टीचिंग देना चाहिए, पर्पसफुल फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए ताकि बच्चे मोटिवेट हों। ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार तुमको तो आता ही नहीं है, तुम्हें तो होता ही नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब मैथमेटिक्स से रिलेटेड मिसकंसेप्शन क्या है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हो रखी हैं, जैसे मोर द नंबर ऑफ डिजिट लार्जर द नंबर, कि जितने डिजिट्स होंगे ना उतना ही बड़ा नंबर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 2 0 0 0 6 7 8 9, मैंने ऐसे बोल दिया, तो जितना बड़ा डिजिट होगा उतना ही बड़ा नंबर होगा। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, ठीक है। करेक्शन हम कैसे करेंगे, करेक्शन ये है कि दिस इज़ ट्रू फॉर नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। ये नेचुरल नंबर और होल नंबर के लिए तो ठीक है, बट इंटीजर और डेसिमल के लिए गलत है। फॉर एग्जांपल 2 3 4 6 7 8 9, तो यहाँ पे बोला है कि जितने डिजिट्स होंगे ना उतना बड़ा नंबर होगा। तो देखो ठीक है, जितने डिजिट है उतना बड़ा नंबर है, तो ये होल नंबर के लिए और नेचुरल नंबर के लिए ठीक है। बट अगर मैं डेसिमल की बात करूँ तो 0.00067, तो अगर मैं देखूँ तो जितने डिजिट्स हैं उतना ही नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 67 ही हुआ ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 67 ही हुआ। तो ये डेसिमल्स में, फ्रैक्शन में ये मिसकंसेप्शन वर्क नहीं करता है। तो ये मैथमेटिकल कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं। तो यही हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। तो आज की, और मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको इसका। अच्छा, क्वेश्चन मैं दिखा चुकी थी, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं पूरा की पूरा आया हुआ है। इसके अलावा जो पोस्टुलेट्स एंड एग्जाम्स, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 5 नंबर में आया हुआ है। ये जो है मैं पूरा आपके सामने प्रेजेंट कर चुकी हूँ, पूरा सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप जाके देख सकते हैं। एग्जाम्स, पोस्टुलेट्स और ज्योमेट्रिकल एग्जाम्स, यूक्लिड के एग्जाम्स सब बताए हैं मैंने। ये वीडियो मैंने अभी करवा दिया है आपको। ये डिफरेंस इन कॉन्ग्रुएंसी वाला ही मैंने करवा दिया है। क्रिएटिव थिंकिंग कल ही वीडियो गई हुई है, आप जाके देख सकते हैं, पूरा डिटेल में बताया है मैंने, और ये अभी बाद में देखेंगे। तो यहीं पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये आप वीडियो देख के ही मत छोड़ दीजिएगा, वीडियो देखने के बाद आप ये PDF डाउनलोड करके आप PDF के थ्रू पढ़ेंगे, तब आपको समझ आएगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। DSSB, KVS, कोई भी टीचिंग कोर्स या फिर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो तो बता सकते हैं। मैंने SLM के भी 3-4 टॉपिक करवाए हैं जो प्रीवियस में बहुत सारे आए हुए हैं, और मैथ्स के भी करवाए हैं। अब नेक्स्ट जो है मैं कोई और सब्जेक्ट उठाऊंगी, क्योंकि अगर मैं एक ही सब्जेक्ट में लगी रहूँगी तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैंने इस सब्जेक्ट में आपको बताती हूँ मैंने कौन कौन से टॉपिक करवा दिए हैं। तो इस सब्जेक्ट में जो है वो मैंने, एक सेकेंड, इस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन करवाया जो कि 10 मार्क्स का आया है। क्रिएटिव थिंकिंग का करवाया जो कि 10 मार्क्स का आया है। एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स करवाया जो कि 5 मार्क्स का आया हुआ है। क्रिएटिव वाला एरर वाला करवाया जो कि 5 मार्क्स का आया हुआ है। कॉन्ग्रुएंसी एंड ये वाला, ये 5 में भी आ जाता है, 10 में भी आ जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे क्वेश्चन आपके कवर करवा दिए हैं, और ये क्वेश्चन रिपीट पे आए हैं, 2 साल से रिपीट पे आए हैं, तो इसलिए मैंने ये करवाया है आपको। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, कमेंट करके पूछेगा। तो वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।